बच्चों गुड मॉर्निंग। अब देखिए, पहले चैप्टर समाप्त होने के बाद रसायन विज्ञान का अब हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। अध्याय 2, अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, तो अम्ल, क्षार एवं लवण पढ़ने से पहले हमको इसमें से दो चीज़ें पढ़नी है। वैद्युत अपघट्य क्या होता है? वैद्युत अपघट्य। ठीक है, पहली हेडिंग आपको ये समझनी है कि पहले वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं, वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं। कहते हैं कि जिन पदार्थों में अगर कोई पदार्थ है, ठीक है, अगर हम कोई एक पदार्थ ले लें, इसका जलीय विलयन बना लें। क्या बनाएं? जलीय विलयन बनाएं। और इसके जलीय विलयन में हम क्या हो कि विद्युत प्रवाहित हो सके। इस पदार्थ के जलीय विलयन में हम क्या करें? अगर हम विद्युत प्रवाहित कर सकें। ठीक है, अगर किसी पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित हो सके तो वह पदार्थ हमारा कहलाता है वैद्युत अपघट्य। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, अगर जैसे ये पदार्थ हैं आपके, तो ये क्या कहलाते हैं? आपके वैद्युत अपघट्य। जैसे आपका अमोनियम क्लोराइड है। ठीक है, ये सभी पदार्थ क्या हैं कि इनके जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित हो सकती है। तो एक लाइन की परिभाषा है इसकी। अब आप साधारणतः बता सकते हैं कि वैद्युत अपघट्य अगर पूछा जाए किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित हो सकती है उन्हें हम वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और आपका ये अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जैसे ये सभी आपके वैद्युत अपघट्य पदार्थ हैं। इसके बाद दूसरी हेडिंग है आपकी वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन। तो देखिए, जैसे आपने अभी पहले परिभाषा पढ़ा वैद्युत अपघट्य की, ठीक है, उसी से संबंधित आपका वैद्युत अपघटन होगा। कहते हैं कि जब किसी पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करते हैं, ठीक है, और विद्युत प्रवाहित करने पर ये आपके जो पदार्थ के होते हैं अपघटित हो जाते हैं। अपघटित का मतलब क्या होंगे? टूट जाएं। अपघटित का मतलब क्या होंगे? ये टूट जाएं। ठीक है, जैसे आपका सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, इसमें अगर हम विद्युत प्रवाहित करते हैं तो ये क्या होता है? सोडियम प्लस आयन में और Cl माइनस आयन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अगर हम HCl है, इसमें अगर विद्युत प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस बन जाती है। ठीक है, तो वैद्युत अपघटन अगर पूछा जाए तो इसकी परिभाषा आप एक लाइन में आप क्या देंगे? कहते हैं कि जब किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में, कोई अगर वैद्युत अपघट्य है आपका, इसका जलीय विलयन ले लें और उसमें क्या करें? विद्युत प्रवाहित करते हैं तो उसका क्या होता है? अपघटन हो जाता है। क्या होता है? अपघटन हो जाता है। तो यह घटना आपकी क्या कहलाती है? वैद्युत अपघटन। ठीक है, ये क्रिया या ये घटना आपकी क्या कहलाएगी? वैद्युत अपघटन। ठीक है, अब देखिए, ये जो आपका ये अपघटन हो रहा है या वियोजन हो रहा है, अभी आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था ना, वियोजन अभिक्रिया, वही है। देखिए यहाँ पर, तो अब इसके लिए आर्हीनियस ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, ठीक है, जिसे वैद्युत वियोजन सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत वियोजन सिद्धांत। इसको दिया किसने था? आर्हीनियस ने। देखिए, आर्हीनियस का कहीं रा ऐसे लिखा रहता है, कहीं ऐसे लिखा रहेगा। आर्हीनियस, ठीक है, इसको कहते हैं हम वैद्युत वियोजन सिद्धांत या आर्हीनियस का वैद्युत वियोजन सिद्धांत। ठीक है, देखिए 1887 में, कब? 1887 में आर्हीनियस ने ये बताया कि हमारा जो ये वैद्युत अपघटन है, वैद्युत अपघटन की अभिक्रिया है, वो किन किन बातों पर निर्भर करती है। ये जो आर्हीनियस ने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया, इसी को हम कहते हैं वैद्युत वियोजन सिद्धांत या आर्हीनियस का वैद्युत वियोजन सिद्धांत।
अगर कभी पूछा जाए कि आर्हीनियस का वैद्युत वियोजन सिद्धांत क्या है, तो आप ये बताएं कि 1887 में वैद्युत अपघटन की क्रिया को आर्हीनियस ने बताया कि यह कैसे होती है। ठीक है, ये किन किन बातों पर निर्भर करती है, उसी सिद्धांत को हम कहते हैं वैद्युत वियोजन सिद्धांत। अब वैद्युत वियोजन सिद्धांत का देखिए जो पहला पॉइंट है आपका, ये कहता है कि जब हम किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ के जलीय विलयन में अगर हम विद्युत प्रवाहित करते हैं तो यह दो प्रकार के आयनों में विभाजित हो जाता है। क्या होता है, ये दो प्रकार के, जैसे आपने लिया सोडियम क्लोराइड, और अगर हम इसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम विद्युत प्रवाहित करते हैं तो ये किसमें बदल जाता है, दो प्रकार के आयनों में बदल जाता है। ठीक है, दो प्रकार के आयन यहाँ देखिए क्या है, सोडियम आपका धन आयन है, ये क्या है आपका धन आयन है, और ये क्या है ऋण आयन है। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आया कि वैद्युत वियोजन सिद्धांत में क्या कहता है कि अगर किसी भी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में या कोई विलायक हो, ठीक है, केवल जल ही नहीं, ये क्या हो, किसी भी विलायक में अगर वैद्युत अपघट्य पदार्थ घोला जाता है और उसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि यह दो प्रकार के आयनों में विभक्त हो जाता है। अब देखिए आयनों में विभक्त होने की जो क्रिया है वो आयनन क्रिया में परमाणुओं के समूह, जैसे इसमें आपको देखिए यहाँ पर क्या है, ये परमाणुओं के समूह हैं, किसी में भी ये विभाजन हो सकता है। जैसे हाइड्रोजन रहता है केवल, तो ये प्लस आयन रहता, Cl आपका माइनस आयन रहता, लेकिन यहाँ पे क्या है, इनके समूहों में भी विभाजन होता है। इसके बाद आगे चलते हैं कि इसके जलीय विलयन में, ठीक है, जब इसका कोई जलीय विलयन होगा कहीं पर भी, कैसा जलीय विलयन होगा, तो यहाँ पे देखिए क्या होंगे, धन आयन और ऋण आयनों की संख्या आपस में बराबर होती है। मतलब आयनों की जो संख्या होगी वियोजन के पश्चात या वैद्युत अपघटन के पश्चात, ठीक है, उसमें क्या होगी, आयनों की संख्या बराबर होगी। मतलब जितने धन आयन होंगे उतने ही आपके ऋण आयन होंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो आयनन अभिक्रिया होती है ये आपकी साम्यावस्था में आ जाती है। साम्यावस्था दर्शाती है। देखिए जब कैसे साम्यावस्था दर्शाती है, जब यहाँ पे आयनों की संख्या बराबर हो जाएगी तो क्या होंगे, इनके बनने और इनके बनने की दर बराबर हो जाती है। साम्यावस्था का मतलब बराबर, ठीक है, मतलब जब क्या हो, अभिकारक आपका टूट करके जितने उत्पाद बना रहा हो तो उत्पाद जो है आपस में क्रिया करके उतने ही अभिकारक बना रहा हो, ऐसी अवस्था को हम कहते हैं साम्य अवस्था। अब देखिए साम्यावस्था की दशा में होता क्या है कि इसका वैद्युत वियोजन स्थिरांक ज्ञात करते हैं। वैद्युत वियोजन स्थिरांक, अगर हम इस रासायनिक अभिक्रिया का वैद्युत वियोजन स्थिरांक के अगर निकालना हो तो देखिए क्या होता है, वैद्युत वियोजन स्थिरांक जो होता है आपका, ये क्या रहता है, उत्पादों, ठीक है, उत्पादों जितने भी उत्पाद हैं आपके, इनकी सांद्रताओं के गुणनफल, जैसे आपका यहाँ पे सोडियम है और क्लोरीन है, इनकी सांद्रताओं के गुणनफल और आपका जो अभिकारक है उसकी सांद्रता के अनुपात को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, वैद्युत वियोजन स्थिरांक। इसको क्या बोलते हैं हम, वैद्युत वियोजन स्थिरांक। ठीक है, तो ये देखिए इसी से हम निकालते हैं कि वैद्युत वियोजन स्थिरांक क्या है। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि उत्पादों, जो भी उत्पाद हैं आपके किसी भी अभिक्रिया में, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये इसके बजाय साधारण अभिक्रिया मान लीजिए हम AB ले लेते, ठीक है, कहीं कहीं कुछ बुकों में आप देखेंगे सिंपल सी अभिक्रिया ऐसे दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वैद्युत वियोजन स्थिरांक निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, A की सांद्रता इंटू B की सांद्रता बटे
AB की सांद्रता। ठीक है, तो विद्युत वियोजन स्थिरांक की आप परिभाषा बता सकते हैं। अब क्या है विद्युत वियोजन स्थिरांक की परिभाषा? कहते हैं उत्पादों की सांद्रताओं का गुणनफल तथा अभिकारक की सांद्रता का गुणनफल का अनुपात ही आप क्या कहलाता है? विद्युत वियोजन स्थिरांक। ठीक है, क्या कहलाता है? विद्युत वियोजन स्थिरांक। अब देखिए आगे अभी इसी पर आगे बताते हैं आपको कि जो ये वियोजन है आपका, ये पूर्ण रूप से नहीं होता। जैसे कोई भी पदार्थ है, अगर हम जल में विलायक या किसी भी विलायक में घोल रहे हैं, जल में घोल रहे हो या किसी के भी साथ घोल रहे हो, तो क्या कहते हैं कि सभी अणु आपके पूर्णतः नहीं घुलते। जैसे सोडियम क्लोराइड है, अगर जल में घुला रहे हैं तो यह पूर्ण रूप से नहीं घुलता है। ठीक है, ये क्या होता है? पूर्ण रूप से नहीं घुलता है। तो ये इसकी जो साम्यावस्था पर होता है, तो ये देखते हैं कि हमारे परमाणुओं की जो संख्या होती है वह उनके आयनन पर निर्भर करती है। ठीक है, वैद्युत वियोजन अब अगर वैद्युत अपघट्यों को जल में घोलने पर सभी अणु आयनित नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो भाग आयनों में वियोजित हो जाता है वही क्या कहलाता है? आयनन की मात्रा कहलाता है। इसमें क्या कहलाता है? आयनन की मात्रा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये दोनों हैं, मान लीजिए प्रारंभ में ये 100 था, प्रारंभ में क्या होंगे? ये कुछ नहीं बन रहे होंगे। मान लीजिए कुछ समय बाद ये 90 बच गया और ये दोनों कितना 10 अणु यहाँ पर वियोजित हो गए। ठीक है, इस दशा में अगर हमें आयनन की मात्रा निकालना हो, क्या निकालना हो? आयनन की मात्रा। अब देखिए जो आयनन की मात्रा है आपके, ये देखिए जो आपने अभी पढ़ा वैद्युत वियोजन स्थिरांक, उसी तरीके से ये भी निकाली जाती है। ये क्या होगा? यहाँ पर आयनन की मात्रा जो होगी वो वियोजित होने वाले अणुओं की संख्या, क्या कहते हैं? वियोजित होने वाले अणुओं की संख्या बटे विलयन में उपस्थित संपूर्ण अणुओं की संख्या। संपूर्ण अणुओं की संख्या मतलब अगर कहीं आयनन की मात्रा आपको निकालनी होगी तो क्या कहेंगे कि विलयन में उपस्थित कुल अणुओं की संख्या बटे वियोजित होने वाले अणुओं की संख्या। तो जैसा आपने ये प्रारंभ में लिया था और जैसे मान लीजिए ये आपने अंत में किसी अभिक्रिया के लास्ट में लिया है, तो अगर इससे हम आयनन की मात्रा निकालनी होगी तो क्या होगी? देखिए आयनन की मात्रा यहाँ पे कैसे आएगी? प्रारंभ में देखिए यहाँ पे क्या है? 0 0 है, कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ पे कितने हैं? 10 अणु वियोजित हो जा रहे हैं, कितने में? 100 में। तो अगर आयनन की मात्रा यहाँ पे निकालनी होगी तो कितनी आ जाएगी? 0.1। और आयनन की मात्रा हमेशा 1 से कम होती है। जो आयनन की मात्रा होगी, आयनन का जो अंकीय मान रहेगा वो हमेशा 1 से कम आएगा। आयनन की मात्रा का मान हमेशा 1 से कम रहता है। ठीक है, अगर आपको आयनन की मात्रा निकालनी होगी तो क्या करेंगे? हम वियोजित होने वाले अणुओं की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित कुल अणुओं की संख्या के अनुपात को ही हम आयनन की मात्रा कहते हैं। यही आपकी सांद्रता भी निकालते हैं इसी से। ठीक है, एकदम सांद्रता की परिभाषा और वो आपका सेम चीज़ है। ठीक है, अब आगे देखिए इसी में कहते हैं कि विद्युत अपघट्य के, इसी का अगला पॉइंट है आपका, 6वां पॉइंट है जो आपका, वो कहता है कि विद्युत अपघट्य के भौतिक एवं रासायनिक गुण। जो आपका विद्युत अपघट्य होगा, जो विद्युत अपघट्य होगा, ठीक है, इसके क्या होंगे? भौतिक एवं रासायनिक गुण क्या डिपेंड करते हैं? उनके आयनों पर निर्भर करते हैं। उनके आयनों का स्वभाव कैसा होगा, ये किस पर निर्भर करता है? आयनों पर। ठीक है, जो धन आयन और ऋण आयन होंगे आपके,
जो धन आयन और ऋण आयन होंगे, ठीक है, इनका स्वभाव कैसा है, ये किस प्रकार के स्वभाव दर्शाता है, वही आपका वैद्युत अपघट्य के भौतिक एवं रासायनिक गुणों को दर्शाता है। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट है इसमें कि वैद्युत अपघट्य विलयन की वैद्युत चालकता। ठीक है, इन पदार्थ जो वैद्युत अपघट्य जो पदार्थ हैं, इनमें इनकी चालकता किस पर निर्भर करती है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, वैद्युत अपघटन देखिए कब अधिक होगा। ठीक है, अगर इनका आणविक आयनन, ठीक है, अगर इनका आयनन क्या होगा, आयनन अगर अधिक हो रहा है तो चालकता भी आपकी अधिक होगी। अगर आयनन कम हो रहा होगा तो चालकता भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डिपेंड करता है कि वैद्युत, देखिए पूरे उसमें जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ है उनका मतलब ही क्या है, वहाँ पे धन आयन और ऋण आयन, जब हम किसी पदार्थ को जल में घोलेंगे तो क्या नहीं मिलना चाहिए, या किसी भी विलायक में घोलने पर क्या मिले हमको, धन या ऋण आयन मिले। तो इस पे क्या होगा, जो हमारा वाहक है विद्युत का वो क्या है, आयन है। हमारी विद्युत कैसे चलती है, धन और ऋण आयनों के सहारे ही चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चालकता है वो किस पर निर्भर करती है, आयनों पर। तो जैसे आयनन अधिक होगा, ये आयनन देखिए जैसे ही अधिक, जितना अधिक होता जाएगा उसकी चालकता उतनी ही अधिक होती जाती है। ठीक है, ये था आपका वैद्युत वियोजन सिद्धांत या आर्हीनियस का सिद्धांत। ठीक है, इसी में से थोड़ी चीज़ें और बची हुई हैं आपकी, एक हेडिंग आपको मैं समझा दे रहा हूँ अभी, कि ये आयनन की जो मात्रा है वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है। ये जो अभी आपने आयनन पढ़ा, ये किन किन बातों पर निर्भर करता है। देखिए पहला तो है आपका ताप पर। ताप जैसे बढ़ाते जाते हैं, ताप अधिक होने पर, ठीक है, ताप जैसे ही अधिक होता जाता है, ठीक है, इनमें क्या होता है, आयनन आपका अधिक होता है। आयनन की मात्रा ताप बढ़ाने पर बढ़ती जाती है। ठीक है, फिर आता है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता, ठीक है, अब विलयन की सांद्रता, जैसे जब आपके जितने भी अपघट्य पदार्थ होंगे, इनके विलयन की सांद्रता में आयनन की मात्रा अधिक होती है। जैसे आपका ये अगर गाढ़ा होगा तो उसमें क्या होगा, जलीय विलयन उतना ही कम रहेगा। तो इनकी सांद्रता दो चीज़ों पर निर्भर करती है कि विलयन आपका तनु है कि सांद्र है। अब देखिए आयनन की मात्रा, अगर विलयन तनु है तो आयनन की मात्रा अधिक होगी। ठीक है, और अगर ये सांद्र है तो ये विलयन की सांद्रता अगर अधिक है तो इसमें आयनन कम होता है। देखिए वहाँ पे क्या होता है कि जो धन आयन है और ऋण आयन है, उनके मूवमेंट के लिए जो वैद्युत के कण होते हैं, उनके लिए धन और ऋण जो कण होते हैं उनकी संख्या कम रहती है। इसके कारण तनु विलयनों में सांद्रता, तनु विलयन जो होंगे उस पर आयनन जो आपका अधिक होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए जो एक मेन है आपका कि वैद्युत अपघट्य की प्रकृति, कि वैद्युत अपघट्य की प्रकृति कैसी है। ठीक है, जो वैद्युत अपघट्य हैं उनकी प्रकृति कैसी है। तो देखिए वैद्युत अपघट्य की जो प्रकृति है वो आपकी दो भागों में है, ये दो भागों में विभाजित है। ठीक है, एक तो होता है कुछ पदार्थ आपके, कुछ वैद्युत अपघट्य ऐसे होते हैं जो जल में या किसी भी विलायक में पूर्ण विलेय होते हैं। क्या होते हैं, पूर्ण विलेय होते हैं, और जो क्या होते हैं, आंशिक रूप से विलेय होते हैं। अब आपको पूछा जाए अगर कि वैद्युत अपघट्य पदार्थों की प्रकृति कैसी होती है, तो दो प्रकार की। एक तो जो जल या किसी भी विलायक में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, और दूसरे जो आंशिक रूप से घुलते हैं। अभी जैसे आपने एक एग्जांपल लिया था कि 100 अणुओं में से उसके 10 ही अणु घुल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि जो पूर्ण विलेय होंगे ये आपके वैद्युत अपघट्य के प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। देखिए
प्रबल वैद्युत अपघट्य अभी आपने पढ़ा ही कि जैसे क्या होता है, वो जल में अगर घुले ना, ठीक है, या किसी भी विलायक में ना घुले तो वहाँ पे क्या होगा, उनका आयोनाइजेशन ही नहीं होगा। आयोनाइजेशन ही नहीं होगा, आयनन क्रिया नहीं होगी, तो वो अपघटन होगा ही नहीं। तो अगर ये पूर्ण रूप से घुल जा रहे हैं तो ये क्या कहलाते हैं आपके, प्रबल वैद्युत अपघट्य। प्रबल वैद्युत अपघट्य, ठीक है, ये क्या है, प्रबल वैद्युत अपघट्य। अगर ये कम घुलते हैं तो ये क्या कहलाते हैं आपके, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि प्रकृति इनकी कैसी होगी, या तो ये प्रबल वैद्युत अपघट्य होंगे या तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य होंगे। प्रबल वैद्युत अपघट्य कौन से पदार्थ होंगे, जो अपने विलायक या जल में पूर्ण रूप से घुल जाएं, और दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ कौन से होंगे, जो अपने विलायक या जल में आंशिक रूप से घुले, कुछ ही अणु उसके घुलते हों, वो आपके दुर्बल कहलाते हैं। अब देखिए जैसे आपका HNO3 नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, ये आपका जल में पूर्ण रूप से घुल करके विलयन बनाता है। जैसे आपका पोटेशियम नाइट्रेट है, ठीक है, ये भी आपका जल में पूर्ण रूप से घुल जाता है। HCl है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये भी आपका पूर्ण रूप से घुल जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, नहीं पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड है आपका, और ये ढेर सारे एग्जाम्पल हैं इनमें, जैसे आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है। ये जब सभी क्या है, ये जल में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं या किसी भी विलायक में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, इनको हम कहते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ। और दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ है जैसे आपका हाइड्रोजन साइनाइड है, ठीक है, ये आपका पूर्ण रूप से जल में नहीं घुलता है। जैसे आपकी H2S गैस है, ठीक है, ये आप इंटर में जाएंगे जब पढ़ेंगे तो इस गैस का प्रयोग आपको अक्सर करने को मिलेगा। जैसे आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये आंशिक रूप से घुलते हैं, ये पूर्ण रूप से विलय नहीं होते, जबकि ये पूर्ण रूप से विलय होते हैं, ठीक है। तो ये आपके वैद्युत अपघटन की जो क्रिया होगी उसकी आयनन की मात्रा इन 4-5 बिंदुओं पर निर्भर करती है कि उसका ताप अगर बढ़ाते हैं तो आयनन बढ़ जाता है, सांद्रता में अगर ये तनु है तो आयनन अधिक होगा, ठीक है। अगर प्रकृति में ये देखते हैं कि ये प्रबल वैद्युत अपघट्य है तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका अपघटन अधिक होगा, आयनन की मात्रा अधिक रहेगी। अगर ये आपके दुर्बल हैं तो इनमें आयनन की मात्रा कम होगी, ठीक है। अब इसके बाद आपको अगले टर्म में इसके आगे अम्ल और क्षार की परिभाषा पढ़ाएंगे, ठीक है, और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग।